आज हम डिस्कस करेंगे द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, जो कि बहुत अहम टॉपिक है इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू के सिलेबस के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने कुछ सवालात लिखे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं रिलेटेड टू सेल्स टैक्स एक्ट 1919 के हिसाब से। तो सबसे पहले जो इसका जो ओवरव्यू अगर हम करें तो इसमें हमें देखना होता है कि इसमें टोटल चैप्टर्स जो होते हैं वो 10 होते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं इन 10 चैप्टर्स के नेम, आप देख सकते हैं। उनके अलावा ये दूसरा सवाल ये है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स, तो 13 शेड्यूल्स जो इनकम टैक्स ये इसमें सेल टैक्स एक्ट 1990 में होते हैं। पहले 2020 तक जो हमारा ये एक्ट है तो उसके मुताबिक 12 थे। फिर 2020 के बाद मतलब 2020 में जो ये नया इसका जो शेड्यूल बनाया गया, नई जो अमेंडमेंट की गई तो उसमें ये शेड्यूल एक शेड्यूल का इजाफा किया गया। तो अब ये जो हमारे हैं जो न्यू हमारा जो अमेंडमेंट है सेल टैक्स एक्ट 1990 की, तो उसमें हमारे जो शेड्यूल हैं वो 13 है। ये भी आपको याद रखना होगा। अगर किसी के पास पुराना सिलेबस है और उसमें 12 है तो फिर आप उसको याद ना करें और आप इसको इस तरह याद करें कि इसके अंदर जो शेड्यूल हैं अब लेटेस्ट सेल टैक्स एक्ट 1919 के वो 13 हैं। और इसके अंदर जो सेक्शंस हैं हमारे वो 76 हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो टॉप 10 जो सेक्शंस हैं इसके वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। इसके हिसाब से ओवरऑल सेक्शन 10 जो हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे सेक्शन जो है वो काम के नहीं है। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में टॉप 10 लिखे हुए हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चंस हैं इसके एरियर के हिसाब से लिखा हुआ है क्वेश्चन कि द अनपेड सेल टैक्स इज टर्म्ड एज, जो टैक्स अभी पे नहीं किया हुआ होता उसको किस टर्म के हिसाब से याद किया जाता है, तो उसको एरियर्स कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा जो है द वैल्यू ऑफ सेल टैक्स इज टैक्सेबल सप्लाइड एंड इम्पोर्टेड गुड्स इज सजेस्टेड। अच्छा, जो ये जो टैक्स है 17%, ये आजकल पाकिस्तान में जो टैक्स है जो इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाया जाता है तो वो स्पेसिफाइड है 70%, जो कि आजकल चल रहा है। तो ये भी जो है वो बजट के हिसाब से लगाया जाता है। तो अब ये जो चल रहा है हमारे पाकिस्तान में जो टैक्स वो 70% लगाया जाता है। टैक्स इज लेवाइबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्टेड गुड्स। टैक्स किस चीज़ पर लगाया जाता है? जो गुड्स सप्लाई की जाती है, गुड इम्पोर्टेड गुड्स सप्लाई जो हम गुड्स करते हैं, इम्पोर्टेड गुड्स जो चीज़ें बाहर से आती हैं या जो हम यहाँ पर सप्लाई करते हैं बनाकर, तो उस पर टैक्स दोनों पर लगाया जाता है। ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि कौन सी चीज़ों पर टैक्स लगाया जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स इन पाकिस्तान या इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज जो इंपोर्ट होती हैं तो दूसरे मुल्कों से जो पाकिस्तान में, तो उसको इम्पोर्टेड गुड्स कहते हैं। तो दोनों तरीक़ों में ये जो है वो टैक्स लगाया जाता है, इम्पोर्टेड गुड हो या आप खुद बनाएँ, तो दोनों इसमें लगाया जाता है। उसके अलावा जो है आगे हम चलेंगे। द टैक्स इज़ लेवाइबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्टेड गुड्स। और ये कह रहा है कि टैक्स किस चीज़ पर लगाया जाता है। सप्लाई ऑफ गुड्स जो होती हैं उस पर भी टैक्स लगाया जाता है और जो गुड्स इम्पोर्टेड की जाती हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। क्योंकि इस तरीके से एमसीक्यूज़ आ सकता है कि कौन सी चीज़ों पर जो है टैक्स लगाया जाता है। जो गुड्स सप्लाई होती हैं
पाकिस्तान में बनाकर, तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, या जो गुड्स इम्पोर्टेड होकर आती हैं तो उन पर टैक्स लगाया जाता है। तो इसका जवाब यही है कि इन दोनों पर ही टैक्स लगाया जाता है। आया वो चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट की जाएँ, उन पर भी टैक्स होता है, या पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होकर सप्लाई की जाएँ, उन पर भी टैक्स होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखें, द मेथड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 7। ये कह रहा है कि जो मेथड है इनपुट टैक्स और डिडक्शन का, जो टैक्स डिडक्शन का जो मेथड है, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स जो है, अ, वो कौन से सेक्शन में जो है वो मेंशन किया गया है। वो सेक्शन नंबर 7 है, द सेल टैक्स एक्ट 1990 का। अच्छा, एक चीज़ बताता चलूँ मैं आपको कि इनपुट टैक्स किसे कहते हैं। इनपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि परचेजेस के थ्रू हम पे करते हैं। जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो तब हम वो इनपुट टैक्स जो है वो पे करते हैं। और आउटपुट टैक्स जो होता है वो हम तब पे करते हैं, वो असल में क्या होता है जब हम सेल करते हैं। जब भी हम कोई गुड्स सेल करते हैं तो उसके ऊपर हम टैक्स वसूल करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि आउटपुट टैक्स। उसके बाद ये रजिस्टर्ड के हिसाब से क्वेश्चंस हैं, और रिफ़ंड जो कि बहुत अहम जो है टॉपिक है सेल टैक्स एक्ट में। रिफ़ंड के टॉप में ये भी पढ़ सकते हैं, रिफ़ंड ऑफ इनपुट टैक्स विल बी मेड इन केस ऑफ इनपुट टैक्स पेमेंट एक्सीड द आउटपुट टैक्स। अब इसमें है कि रिफ़ंड ऑफ इनपुट टैक्स विल बी मेड, और रिफ़ंड का क्लेम आप कब कर सकते हो, ये क्लेम कब होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि इनपुट टैक्स पेमेंट एक्सीड द आउटपुट टैक्स, जब आपकी जो है इनपुट टैक्स की पेमेंट जो है वो एक्सीड हो, ज़्यादा हो आउटपुट टैक्स से, तो आप जो है रिफ़ंड का क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनपुट टैक्स जो होता है वो टैक्स होता है जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल आप ये ले लें कि जब आपने कोई चीज़ परचेज़ की, आपने टैक्स पे किया, उसके बाद वो चीज़ आपने जब सेल की, तो भी आप जब टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो आप जो टैक्स वसूल कर रहे हैं वो कम है, और जो आपने पे किया है परचेज़ करते हुए वो ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स विल बी मेड इन केस ऑफ, अगर आपकी पेमेंट आप अगर आपका इनपुट टैक्स जो है वो ज़्यादा है और आउटपुट टैक्स वो कम है, तो ही आप जो है रिफंड का क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा द एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 13। एग्जेप्शन जो है टैक्स की, मतलब एग्जेप्शन का मतलब ये होता है कि टैक्स ना लेना, टैक्स की माफ़ी, वो किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है, वो है सेक्शन नंबर 13। तो इस हिसाब से ये सारी काम के एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान अल्फाजों में इसको जो है लिखा गया है। और ये एमसीक्यूज़ देख लें, एमसीक्यूज़ नंबर 10, द रिकॉर्ड इज़ मेंटेन्ड अप टू 6 ईयर्स अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990। अब ये आता है कि सवाल कि कितने सालों तक जो है वो एक टैक्स पेयर अपना रिकॉर्ड जो है वो सेफ रख सकता है, उसको रखना है, ताकि वो कभी भी उससे अगर मांगा जाए रिकॉर्ड तो वो उसको मतलब शो कर सके। तो इसका जवाब है 6 ईयर, 6 सालों तक उसको अपना रिकॉर्ड मेंशन रखना है, ताकि वो मेंशन करवा सके जब भी ज़रूरत पड़े। आगे चलते हैं। MCQs number 11. Samples of goods are drawn under section 25 का ए 25A। अब कह रहे हैं कि किस सेक्शन के थ्रू, किस सेक्शन के तहत जो है हम किसी जो अफसर है इनलैंड रेवेन्यू का, वो किस सेक्शन के तहत जो है वो किसी भी चीज़ का सैंपल ले सकता है। तो ये सेक्शन है 25 का ए।
और ये MCQs हैं सारे, आप देख सकते हैं। उसके अलावा MCQ नंबर 13 देखें। टैक्स रिटर्न्स आर मेड अंडर सेक्शन 26। टैक्स रिटर्न जो है उसकी जो हम देते हैं एप्लीकेशन वगैरह, तो वो किस सेक्शन के तहत दी जाती है? वो है 26 सेक्शन के तहत। और स्पेशल रिटर्न जो है वो अंडर 27। एंड फाइनल रिटर्न MCQ नंबर 16, तो फाइनल रिटर्न जो है वो मेड अंडर सेक्शन 28। तो इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं कि टैक्स रिटर्न जो है वो 26, स्पेशल रिटर्न जो है वो 27 एंड फाइनल रिटर्न जो है वो 28 के तहत। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। और 18 में देखें आप, देयर आर 12 क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990। अच्छा, तो ये सवाल आ सकता है कि कितने अफसर्स के कितने क्लासेस होते हैं, कितने क्लासेस के अफसर्स होते हैं सेल टैक्स एक्ट 1990? तो इसका जवाब है 12। देयर आर 12 क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990। उसके अलावा 90 में है द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स ऑफिसर्स रेस्ट विथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, ये जो पावर्स होते हैं अपॉइंटमेंट के, टैक्स ऑफिसर्स के जो पावर होते हैं अपॉइंटमेंट करने के, ये वो तो किसके पास होते हैं? तो ये जो होते हैं वो होते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, FBR के पास। उसके अलावा स्पेशल ऑडिट कौन करता है? ये भी एक सवाल है, स्पेशल ऑडिट कौन करता है? हु विल कंडक्ट द स्पेशल ऑडिट कौन करेगा? तो वो होता है ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये जो है तीनों किस्म के जो है वो इनका जो डेलीगेशन होता है, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू उसमें शामिल होते हैं, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आ सकते हैं MCQs में, और चौथे में होगा ऑल ऑफ या नन ऑफ अबव। तो इस तरीके से भी फंसाया जा सकता है, तो आप इसको भी याद कर लें। उसके बाद जो बहुत ही लेंथी तो नहीं कहूँगा, बहुत ही एक वसी समझ लें, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, पेनल्टीज़ के अंदर। तो पेनल्टी का जो है वो आप याद कर लें, पेनल्टी के कौन से जो है जगह पर कौन सी पेनल्टी लगाई जाएगी सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत, वो भी आप देख लें। अगर कोई अपना विद इन ड्यू डेट के अंदर जो है वो रिटर्न जो है जमा नहीं करवा रहा, तो उसके ऊपर पेनल्टी जो है सेल टैक्स एक्ट के तहत 10,000 की लगाई जाएगी। तो ये भी देख लें आप। अच्छा, उसके अलावा 25 में देखें आप, द पर्सन हु फेल्स टू इशू एन इनवॉइस व्हेन रिक्वायर्ड शैल बी मेड टू पे एज अ फाइन। अब कह रहे हैं अगर किसी बंदे को इनवॉइस दिखाने का कहा जाए इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू, अगर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर अगर किसी पर्सन से उसके इनवॉइसेस मांग रहा है और वो फेल हो रहा है इनवॉइस दिखाने में, नहीं दिखा पा रहा या नहीं है उसके पास या वो शो नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी, ये समझ लें कि कम से कम 5,000 या 3% ऑफ द अमाउंट, मतलब जितने का अमाउंट है उसका 3%, या 5,000 लगाई जाएगी या 3% लगाया जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, देखा जाएगा कि अगर उस अमाउंट का 3% 5,000 से ज़्यादा है तो फिर वो लगाया जाएगा। अगर
उस अमाउंट का 3% जो निकाला जा रहा है वो अगर 5,000 से कम है तो फिर वही लगाया जाएगा जो कि ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अब उसके ऊपर जो अमाउंट लग रहा है उसका 3% हमने लगाया, 3% हमने लगाया तो वो बन रहा है 4,000। तो 4,000 और ये 5,000 उसके बीच में कंपैरिजन करेंगे तो ज़ाहिर है 5,000 ज़्यादा है तो पेनल्टी 5,000 लगेगी। लेकिन अगर वो अमाउंट है जो उसका हमने 3% निकाला और वो हो रहा है 7,000 या 8,000 या 6,000, तो हम ये देखेंगे कि जो हमने निकाला वो ज़्यादा है या 5,000। तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा है तो फिर हम पेनल्टी वही लगाएंगे। तो इसका आपको याद करने का यही तरीका है कि अगर कोई बंदा इनवॉइस दिखाने के काबिल नहीं हो रहा, नहीं दिखा रहा, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो कम से कम 5,000 होगी या 3% ऑफ अमाउंट। ठीक है, अमाउंट विच एवर इज हायर, उनमें से जो भी ज़्यादा होगी वही लगाई जाएगी। उसके अलावा जो है the person who fails to notify the change of material nature in the particular of registration of taxable activity will have to pay 5,000 rupees as penalty। ठीक है, मटेरियल की नेचर जो है वो नोटिफाई नहीं कर रहा तो उसके ऊपर जो है वो पेनल्टी जो लगेगी वो 5,000 रुपीज़ लगेगी। उसके बाद ये 28 में भी पेनल्टी का ही है अमाउंट, ये भी उसी तरीके से कम से कम 10,000 और वरना 5% ऑफ द अमाउंट। अगर 5% उसका ज़्यादा बन रहा है 10,000 रुपये से तो फिर वही लगाया जाएगा, विच एवर इज़ हायर। आगे चलें, ये देखें, इन केस अ पर्सन रिपीट्स Arian's calculation in the return during a year, hereby amount of tax less than the actual tax due will be liable to pay 5,000 or 3% of amount, whichever is higher। अब इसमें यह होता है कि अगर कोई मुसलसल बार बार जो है अपनी टैक्स जो है टैक्स का जो रिटर्न है वो गलत जो है वो मेंशन करवा रहा है, बार बार गलत शो करवा रहा है, गलत जो है वो मतलब गलत बयानी कर रहा है अपनी उसमें रिटर्न में, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो 5,000 रुपीज़ होगी कम से कम, 3% ऑफ द अमाउंट विच एवर हायर। तो ये हो गया। उसके अलावा ये इसी तरीके की पेनल्टीज हैं कुछ जो आपको याद करनी होगी, और ये बहुत ही यूँ समझ लें कि बैकबोन टॉपिक है, बैकबोन, ये आपको स्पेशली याद करनी होती है, ये सारी पेनल्टीज हैं। उसके अलावा ये देखें डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, उसके भी हैं। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज प्रोवाइडेड अंडर 34th सेक्शन ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990। उसके बाद इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर हैज़ टू पावर टू समन एनी पर्सन टू टेंडर एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 37 ऑफ सेल टैक्स एक्ट। मतलब इसमें यह है कि इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसको ये पावर है कि वो किसी भी शख्स को जो है वो समन भेज सकता है ताकि वो अपना मतलब वो टेंडर जो है उसका उसके साथ पेश हो, अपने डॉक्यूमेंट के साथ पेश हो, तो वो किसी को भी समन भेज सकता है। लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के पास ही पावर होता है। कह रहे हैं कि इन 38 में देखें, एन ऑफिसर हु हैज़ ऑथराइज्ड टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट इज, कह रहे हैं कि कोई भी ऑफिसर जो है उसको जो है अरेस्ट करने की अथॉरिटी है, वो उसको उसको वो क्या होना चाहिए, वो जो है वो ऑफिसर नॉट बिलो एन असिस्टेंट कमिश्नर, वो ऑफिसर जो जिसका रैंक जो है वो असिस्टेंट
कमिश्नर से कम ना हो तो उसको अथॉरिटी है वो अरेस्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, एन 39 में देखें, एन ऑफिसर ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू इज अथोराइज्ड टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट अंडर सेक्शन। अच्छा, ये अथॉरिटी किस सेक्शन के तहत है? ये अथॉरिटी किस सेक्शन में लिखी हुई है? उस जो है वो ऑफिसर नॉट बेलो एंड असिस्टेंट कमिश्नर, ये वाली जो बात है वो कौन से सेक्शन में जो है वो मेंशन की हुई है? तो वो सेक्शन जो है वो सेल टैक्स एक्ट का वो है 37A। इस सेक्शन में ये बात जो है वो मेंशन की हुई है। कह रहे हैं कि आफ्टर 40 में देखें, आफ्टर मेकिंग एन अरेस्ट स्पेशल जज इज बाउंड टू इंटीमेट इमीडिएटली। कह रहे हैं कि जो है वो जाहिर है उसको अरेस्ट तो कर लिया, अब कह रहे हैं कि वो बाउंड होते हैं कि उसको जो है वो जल्द से जल्द स्पेशल जज के पास पेश किया जाए। ये भी एक अथॉरिटी है, ये भी एक मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस अरेस्ट किए हुए पर्सन को इमीडिएटली जो है वो स्पेशल जज के पास पेश किया जाए। और ये कह रहे हैं कि कितने टाइम के अंदर उसको जो है वो अ, पेश करना होता है, तो उसका जो पीरियड है वो है 24 आवर्स। ये भी एक सवाल, बहुत अहम सवाल है कि कितने टाइम तक, बल्कि कितने टाइम के अंदर अंदर उस अरेस्ट पर्सन को जो है वो स्पेशल जज के पास पेश करना होता है। वो है 24 आवर्स, मतलब एक दिन के अंदर अंदर पेश करना होता है। तो इसी तरीके से ये सारे एमसीक्यूज हैं, आप ये देख सकते हैं। ये सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत ही काम के और यूज़फुल एमसीक्यूज हैं रिगार्डिंग द सेल टैक्स एक्ट 1990 जो कि बिल्कुल जो है सिलेबस के मुताबिक बनाए गए हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के हिसाब से। उसके बाद ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। और जो है वो इंशाल्लाह जो है मज़ीद हम इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इंशाल्लाह एक दूसरे टॉपिक को लेकर हम आएंगे। वो इससे आगे का हो, मतलब इसी पर अगर हमने वीडियो बनाना अहम समझा तो इसी पर बनाएंगे, अदरवाइज हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, वो इनकम टैक्स एक्ट का हो या फिजिकल पॉलिसी का हो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे।